जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है अभी थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो गया और बीच में हमारे भारत सर भी आए स्टूडियो के सामने, कैमरे के सामने। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा हमारी जो टीम है द माइलस्टोन एकेडमी की, तो टीम ने सोचा कि क्यों ना हम जो आगे का लेक्चर है उसे रिकॉर्डेड वीडियो में डाल दें, क्योंकि आप तक डाटा पहुंचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्योंकि आपका 1 अक्टूबर से पेपर स्टार्ट होने की उम्मीद है, और अगर आपका 1 अक्टूबर से पेपर स्टार्ट होता है मेरे दोस्त, तो आपके पास समय भी इतना नहीं है, इतना समय नहीं है जितना आप मतलब हमें चाहिए। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमें भी और आपको भी उसके लिए लगना पड़ेगा। आगे जो 14 के जो अभी 14 तक क्वेश्चन थे मैं करा चुका हूं। अब मैं 15वां क्वेश्चन देखता हूं और बड़े अच्छे से देखूंगा। इसके बाद में दोस्तों जो थ्योरी है, आईपीसी की आगे की थ्योरी है, उसे भी मैं देखता हूं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन दे रखा है, ए जो कि एक पुलिसकर्मी है, ए एक व्यक्ति है जो पुलिसकर्मी है, अपने अधिकारी बी के कहने पर एक निर्दोष व्यक्ति पर गोली चला देता है, तो ए अपराधी होगा। पहला कथन दे रखा है। दूसरा कथन दे रखा है, ए 10 वर्ष का एक लड़का है, ए 10 वर्ष का लड़का एक व्यक्ति में पत्थर मार देता है जिससे व्यक्ति घायल हो जाता है तथा लड़के को इस घटना का ज्ञान नहीं है, तो लड़का अपराधी नहीं होगा। तो दोस्तों देखो, ये जो चीज कही गई है ये धारा 83 में कही गई है। धारा 83 में क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि यदि कोई बच्चा 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का है और उसे आपराधिक वो जो कृत्य कर रहा है उसका उसे ज्ञान नहीं है, क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। जब उसे ज्ञान नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह अपराधी नहीं माना जाएगा। और यदि ज्ञान है उसे इस बात का ज्ञान है कि वो अपराध कर रहा है, तो वो अपराधी माना जाएगा। ठीक है, तो 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे के लिए भी। तो अब यहां पर बच्चे की बात कितनी की गई है? 10 वर्ष की। और उसे क्या कहा गया है कि इस घटना का ज्ञान नहीं है, तो इसमें क्या होगा? बच्चा अपराधी नहीं होगा, तो लड़का अपराधी नहीं होगा। पहले में क्या रखा है कि जो एक व्यक्ति है, पुलिसकर्मी है, वो अपने अधिकारी बी के कहने पर किसी निर्दोष व्यक्ति पर गोली चला देता है। कोई निर्दोष व्यक्ति है उस पर गोली चला देता है, तो क्या वो व्यक्ति गोली चला देता है तो व्यक्ति उससे गोली से घायल हो जाता है, तो ए अपराधी होगा? दोस्तों ए अपराधी नहीं होगा, ए भी इसमें अपराधी नहीं होगा। ठीक है, और बी भी इसमें अपराधी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? कथन ए गलत होगा और बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? केवल ख। आंसर क्या होगा? केवल ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है, तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है? तो किस इरादे से कहा जाएगा? मतलब एक व्यक्ति धारा 24 के अंतर्गत एक व्यक्ति को सदोष लाभ पहुंचाता है और एक व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाता है, तो उसका जो इरादा है वो इरादा क्या होगा? तो धारा 24 में मैंने आपको क्या बताया था? धारा 24 में बेईमानी की परिभाषा बताई थी। किसकी? बेईमानी की। तो क्या होगा? पहला इसमें ऑप्शन रखा संज्ञान के, दूसरा अनुमोदन के, तीसरा बेईमानी के, चौथा कलह के। तो आपका आंसर क्या होगा? बेईमानी के। क्या होगा आपका आंसर? बेईमानी के। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये आंसर सी होने का काम कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के लागू होने का दिनांक है। यानी भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? तो इसके लिए आपका आंसर दे रखा है 1 जनवरी 1860, दूसरा है 6 जनवरी 1860, तीसरा है 1 जनवरी 1862 और चौथा है 6 अगस्त 1862। दोस्तों मैं इसके लिए बताऊं आपको कि भारतीय दंड संहिता जो थी वो 6 अक्टूबर 1860 में ब्रिटिश संसद में, कहां पे? ब्रिटिश संसद में
पेश की जाती है, जिसे वहां से पास कराकर, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक उसी प्रकार वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, वहां से पेश होकर यहां से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। पास होने के बाद में 1 जनवरी 1862 में क्या कर दी जाती है, यह लागू कर दी जाती है, लागू कर दी जाती है। तो क्या होगा आपका आंसर, 1 जनवरी 1862, यानी आपका जो आंसर होगा वह सी होगा। आपका आंसर क्या होगा, सी होने का काम कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, गोवा में आईपीसी 1860 कब लागू हुई थी? गोवा में आईपीसी 1860 कब लागू हुई थी? दोस्तों इसके लिए कंसेप्ट है कि गोवा जो था वह पुर्तगालियों से 1962 में क्या होता है, आजाद होता है, और 1961 में दमनदीप, और 1954 में कौन होता है, 1954 में कौन होता है, पांडिचेरी। ठीक है, तो गोवा की बात करूं, इन तीनों में कब लागू होती है, 10 अक्टूबर 1963 में आईपीसी लागू होती है। कब होती है, 10 अक्टूबर 1963। तो आपका आंसर क्या होगा, 10 अक्टूबर 1963। गोवा में आईपीसी कब लागू हुई थी, 10 अक्टूबर 1963। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरपीसी किस निम्न में से किसकी दंड संहिता थी? आरपीसी निम्न में से किसकी दंड संहिता थी? मतलब आरपीसी थी, अब है नहीं। ठीक है, किसकी दंड संहिता थी? तो आपका ऑप्शन है श्रीलंका, जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश, पाकिस्तान। यानी इसमें आप एक चीज सोचना, इसमें 3 देश दे रखे, एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश रखा है। आप तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ठीक है, तो आपका क्या होगा आंसर? लेकिन उस टाइम पर तो ये राज्य था ना। तो आरपीसी निम्न में से किसकी दंड संहिता थी? तो मैं आपको बता दूं, आरपीसी जो थी वह जम्मू कश्मीर की दंड संहिता थी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, रणवीर पिनल कोड, यानी रणवीर दंड संहिता। ठीक है, और यह प्रवर्तक, मतलब ये जो थी जम्मू कश्मीर में लागू थी, और ये जम्मू कश्मीर में कब तक लागू थी, 31 अक्टूबर 2019 तक। 31 अक्टूबर 2019 को इसका आया जाता है, समाप्त हो जाती है, और इसकी जगह पर हमारी जो आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता, वह जम्मू कश्मीर में लागू हो जाती है। अच्छा, ये कब से लागू हुई थी? तो ये 1931 से लागू हुई थी, 1931 से लागू हुई थी। और एक कंसेप्ट और है, रणवीर कौन थे जिनके नाम पर ये आईपीसी, ये दंड संहिता पड़ी? तो रणवीर जो थे वो डोगरा वंश से संबंधित थे, और डोगरा वंश से एक संस्था, एक राजा के रूप में थे। अगला देखते हैं, आईपीसी 1860 का समुद्र में क्षेत्राधिकार तक फैला हुआ है। मतलब यहां पे ब्लैंक्स भरना है हमको, कहां तक फैला हुआ है? तो क्या होगा, यहां पे होगा 12 समुद्रीय मील तक। कहां तक होगा, 12 समुद्री मील तक, ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये इतने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, जो कि मैंने इनको आपको कराने की बहुत अच्छी से कोशिश की, और आशा करता हूं इनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलने का काम आपके पेपर में करेंगे। दोस्तों आज हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। दोस्तों मैंने अध्याय 4 तक आपको करा दिया था, अब मैं अध्याय 5 की बात करूंगा, और आगे अध्याय 5 और हो सकता है अध्याय 6 को भी आज हम समेट लें। ठीक है, तो अध्याय 5 की अगर मैं बात करूं, तो अध्याय 5 में दुष्प्रेरण से संबंधित है। किससे है? दुष्प्रेरण। अब दुष्प्रेरण का मतलब क्या होता है? दुष्प्रेरण का मतलब होता है मतलब गलत भावना से किसी को भड़काना, गलत भावना से किसी को भड़काना ही क्या कहलाता है? दुष्प्रेरण। अब दुष्प्रेरण में भी अगर मैं शब्द देखूं, दुष्प्रेरण में एक होता है दुष्प्रेरक, दुष्प्रेरक, और एक होता है
दुष्प्रेति, दुष्प्रेति। ठीक है, ये दो शब्द होते हैं, एक होता है दुष्प्रेरक और एक होता है दुष्प्रेति। दुष्प्रेरक कौन होता है? प्रेरक, जो प्रेरणा देता है, जो प्रेरणा देता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरक। तो दुष्प्रेरक कौन होता है? जो भड़काता है, जो भड़काता है वो क्या होता है? दुष्प्रेरक होता है। और दुष्प्रेति कौन होता है? जो भड़क जाता है, जो भड़क जाता है, ये कौन होता है? दुष्प्रेति होता है। समझ में आया? यानी दुष्प्रेरक कौन होगा? जो गलत सलाह देगा, और दुष्प्रेति कौन होगा? जो उस सलाह को मानेगा। सिंपल सी बात है, जो उस सलाह को मानेगा। तो इन्हें हम देखते हैं आराम से। अच्छा जी, अब देखते हैं। देखो धारा 107, इसमें धारा कौन कितने कहां से कहां तक है? इसमें धारा 107 से 120 तक है। कहां से कहां तक है? 107 से 120 तक धारा को लिया गया है। अब धारा 107 को देखूं मैं, तो 107 में दुष्प्रेरणा की परिभाषा दी है। दुष्प्रेरणा की परिभाषा है, दुष्प्रेरणा की परिभाषा। और इसमें बताया गया है कि दुष्प्रेरणा जो होगा वो 3 प्रकार का होगा, या 3 प्रकार से कोई व्यक्ति दुष्प्रेरणा दे सकता है या दुष्प्रेरण कर सकता है। किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरणा 3 प्रकार से दी जा सकती है। नंबर 1, व्यक्ति को उकसाना। नंबर 2, सहायता के माध्यम से। और नंबर 3, षड्यंत्र के माध्यम से। यानी 3 प्रकार से दुष्प्रेरणा दी जा सकती है। नंबर 1 किसके? उकसाने के माध्यम से। नंबर 2 सहायता के माध्यम से। नंबर 3 षड्यंत्र के माध्यम से। अब बात की जाती है उकसाने के माध्यम से कैसे दी जा सकती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो ये एक व्यक्ति है, पुलिस ऑफिसर है, जैसे आप बनोगे, जैसे कभी आप भी बनोगे, और आप एक दरोगा की फॉर्म में होंगे, आप भी रौब झाड़ोगे सभी पर, ठीक है ना। अब ये व्यक्ति किसी गांव में जाते हैं, ये न्यायालय द्वारा आबद्ध है कि इन्हें एक व्यक्ति को पकड़ कर लाना है। एक व्यक्ति है, मैं पुलिस ऑफिसर, इनका नाम रख दूं मैं का, क्या रख दूं? का, और इनका नाम रख दूं मैं खा। ठीक है, अब ये न्यायालय द्वारा आबद्ध हैं, पुलिस ऑफिसर जो हैं ये न्यायालय द्वारा आबद्ध हैं कि इनको खा को पकड़कर लाना है। इनको खा को पकड़कर लाना है। इनका नाम दोस्तों मैं गा रख देता हूं 1 मिनट के लिए, ठीक है। खा को पकड़कर लाना है, यानी खा को इन्हें गिरफ्तार करना है। अब ये किसी गांव में जाते हैं, और गांव में जाने के बाद में ये इस व्यक्ति से मिलते हैं, चश्मा वाले से। ये चश्मा वाला है ना, बहुत निकम्मा है, ठीक है। इस चश्मा वाले व्यक्ति से मिलते हैं, और यानी चश्मा वाला कौन है? का से मिलते हैं, और का से पूछते हैं कि मुझे खा व्यक्ति को पकड़ना है। अन्य व्यक्ति कौन है? एक खा और है, ठीक है। मुझे खा व्यक्ति को पकड़ना है। और ये क्या करता है? ये खा को ना बताकर ये किसको बता देता है कि ये जो गा है ना, गा, ये जो गा व्यक्ति है यही कौन है? यही खा है, यही खा है। और ये क्या करते हैं पुलिस ऑफिसर? इस गा को गिरफ्तार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं। मतलब पुलिस ऑफिसर किसको पकड़ने गए थे? खा को पकड़ने गए थे। इस व्यक्ति ने क्या किया? इसने खा को तो बचा लिया और गा को गिरफ्तार करा दिया। गा को गिरफ्तार करा दिया तो क्या हुआ? इस व्यक्ति ने इनको गलत उकसाया कि ये जो व्यक्ति गा है यही खा है, यही जो व्यक्ति गा है वही खा है, और खा जो है उसे बचा लिया। तो ये कौन होगा? ये दुष्प्रेरक होगा। कौन होगा? दुष्प्रेरक होगा। और ये दुष्प्रेरणा के माध्यम से इसे ये अपराधी माना जाएगा। दुष्प्रेरणा के अंतर्गत ये क्या माना जाएगा? अपराधी माना जाएगा। और ये पुलिस वाले इस टाइम पे पुलिस ऑफिसर कौन होंगे? ये दुष्प्रेती होंगे। और दुष्प्रेती, इनको तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है, इनको इस बात का कोई संज्ञान नहीं है कि ये गा था या खा था, तो ये क्या होंगे? ये अपराधी नहीं माने जाएंगे। भाई इन्हें कोई ज्ञान थोड़ी नहीं था, ठीक है। अब अगला एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं कि कोई व्यक्ति का है, या ए लेते हैं। अब के ए, एक व्यक्ति ए है जो
जो बी को भड़काता है या बी को उकसाता है कि सी के घर में आग लगा दो, सी के घर में आग लगा दो। अब क्या होगा, अब बी यहां पे दो चीज करेगा, या तो आग लगा देगा या आग नहीं लगाएगा। भाई दो चीज होंगी सिंपल सी, या तो आग लगा देगा या आग नहीं लगाएगा। जब आग लगा देगा तो क्या होगी, क्षति पहुंचेगी, और जब आग नहीं लगाएगा तो क्षति नहीं होगी, यानी नुकसान नहीं होगा। अब इन दोनों स्थितियों में ये जो बंदा ए है, ये क्या होगा, ये अपराधी माना जाएगा, क्योंकि इसका जो माइंड है, इसका जो आशय है वो क्या है, सी के घर में आग लगाने का। यानी इसका जो मनोवृत्ति है वो कैसी है, आपराधिक मनोवृत्ति है। कैसी है, आपराधिक मनोवृत्ति है। जब आपराधिक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति होता है, जब तक आपराधिक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति होगा, वो बी ने मना कर दिया मान के चलो, तो क्या होगा, ये किसी और को अपॉइंट करेगा। सिंपल सी बात है, किसी और को अपॉइंट करेगा, और यदि बी कर देता है तो इसमें बी भी अपराधी होगा। भाई अगर बी इसके कहने से आग लगा देता है और बी 12 साल से ऊपर भी है, ठीक है, तो क्या होगा, बी भी अपराधी होगा। यदि बी 7 साल से कम उम्र का है, 7 साल से कम उम्र का यानी बच्चा है, 7 से कम है, और या 7 से 12 तक के बीच का है, ठीक है, तो अपराधी नहीं माना जाएगा। 7 से 12 तक के बीच के लिए मैंने आपको बताया था, बीच के लिए क्या होगा कि उसे इस घटना का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, घटना का ज्ञान होना चाहिए, कि वो ज्ञान होना चाहिए कि वो जिस काम को कर रहा है वो अच्छा है या बुरा है, तो अपराधी होगा। यदि उसे ज्ञान नहीं है तो वो अपराधी नहीं होगा। समझ में आ गया दोस्तों। दूसरा बात करता हूं, सहायता के माध्यम से उकसाना या सहायता के माध्यम से दुष्प्रेरणा देना। अब सहायता के माध्यम से दुष्प्रेरणा कैसे दी जाती है, देखो समझो। एक व्यक्ति ए है, अब ए क्या कहता है, ए एक षड्यंत्र रचता है, षड्यंत्र बोल सकता हूं इसे मैं, षड्यंत्र रचता है या षड्यंत्र नहीं रचता। ये बी से कहता है कि डी की हत्या करनी है। क्या करनी है, डी की हत्या करनी है। अब डी की जब हत्या करनी है तो बी वहां पर जाता है और डी की हत्या करने के लिए जाता है, और यह इसका जो हथियार था, मान के चलो ये से क्या लेके जानी थी, पिस्टल लेके जानी थी, या इसको बंदूक लेके जानी थी, और यह बंदूक लेकर नहीं जाता। इसी पीछे एक व्यक्ति आ जाता है सी। अब सी क्या कहता है कि भाई चल तू पिस्टल लेकर नहीं आया तो तू मेरी पिस्टल ले ले, तू मेरी बंदूक ले ले, तू मेरी बंदूक ले ले और इसकी हत्या कर दे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सी अपनी बंदूक किसको देता है, बी को, और बी क्या कर देता है, डी की हत्या कर देता है। डी की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। अब देखो, अब यहां पे देखो, षड्यंत्र किसने रचा था, वो ए ने रचा था। अपराधी किसे बनाया गया, बी को बनाया गया, और सहायता किसने की, सी ने की। हत्या किसने की, बी ने की, और ये पूरा जो माजला बनाया था वो किसने बनाया था, ए ने बनाया था। तो इसमें जो अपराधी होंगे ये तीनों होंगे, और तीनों क्या होंगे, समान अपराधी होंगे। तीनों पर हत्या का क्या लगेगा, हत्या का आरोप लगेगा, और इन्हें हत्या के माध्यम से गिरफ्तार किया जाएगा। समझ आया। अब तीसरा जो प्रकार होता है वह क्या होता है, षड्यंत्र के माध्यम से। षड्यंत्र के माध्यम से, अब षड्यंत्र के माध्यम से कैसे दुष्प्रेरणा दी जाती है, देखना इसे दोस्तों, समझ में तो आपके आ ही रहा होगा। षड्यंत्र के माध्यम से कैसे दी जाती है। अब व्यक्ति ए है, ए ने कहा बी से कि भाई इस ई के घर में आग लगा दो, ई के घर में आग लगा दो। अब बी ने क्या कहा कि मैं नहीं लगा रहा, मैं क्यों फंसूं, मैं सी से बोल देता हूं। इसने सी से बोल दिया। सी ने कहा मैं भी क्यों फंसूं, इसने डी से बोल दिया, और डी ने क्या लगा दिया, आग लगा दिया। अब डी ने आग लगा दिया।
अब देखो इसमें ये डी का तो घर जल गया, ई का घर जल गया, आग किसने लगाई? डी ने लगाई। लेकिन अपराधी जो होंगे वो सभी होंगे, अपराधी क्या होंगे? सभी होंगे, क्योंकि सबने एक षड्यंत्र रचा है। क्या रचा है? एक षड्यंत्र रचा है, जिसके तहत या आग लगाने के मामले में तीनों क्या होंगे? तीनों नहीं, चारों, 1 2 3 4, चारों क्या होंगे? अपराधी होंगे। समझ में आया दोस्तों? तो यहां पे क्या आया कि दुष्प्रेरणा की जो परिभाषा दी गई है 107 में दी गई है, और इसमें 3 प्रकार के दुष्प्रेरणा बताई गई है। तो 3 प्रकार से दुष्प्रेरणा दी जा सकती है। नंबर 1 उकसाने से, नंबर 2 सहायता के माध्यम से, नंबर 3 षड्यंत्र के माध्यम से। आगे चलते हैं दोस्तों। धारा 111, धारा 111 क्या कहती है कि दुष्प्रेरणा के तहत अन्य अपराध भी कर देना, अन्य अपराध भी कर देना, ठीक है, या अन्य कोई ऐसा कार्य करना जो अपराध में आता है, या अन्य कोई ऐसा कार्य करना जो अपराध में आता है। अब देखो ऐसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि एक ताऊ है, ये ताऊ है, देखने से ही लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं देखने से? बताओ, कम्बल के ढांकू से नहीं लग रहे? ये ताऊ है। अब ताऊ इस व्यक्ति को, यानी ये लड़का है, इसे थोड़ी देर के लिए यहां मान लेता हूं मैं, इस लड़के को क्या कर देते हैं? इस लड़के को एक दुष्प्रेरणा देते हैं कि भाई तू एक काम कर, तू इस घर में आग लगा दे, इस घर में आग लगा दे। अब ये भाई साहब क्या करते हैं? अब ये भाई साहब आग लगाने के लिए जाते हैं घर में। अब जब जैसे ही आग लगाने के लिए घर में जाते हैं तो इन्हें घर में कुछ दिखता है, और क्या था? माल दिखता है इन्हें, ठीक है। एक पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाता है। अब इन्होंने कहा कि साले आग तो इसमें लगानी है, ये तो पैसे ही जलेगा, आग तो इसमें लगानी है। अब मैं क्या करूं? मैं इस बैग को चुरा कर ले जाऊं, इस बैग को चुरा कर ले जाऊं। तो ये क्या करते हैं? यहां से चुरा कर ले जाते हैं, चुरा कर ले जाते हैं। तो क्या होगा इस मामले में? क्या हुआ कि दुष्प्रेरणा के तहत, यानी दुष्प्रेरणा तो इन्हें दी, अन्य अपराध भी कर दिया। किसने? दुष्प्रेरणा के तहत इसने एक अन्य अपराध भी कर दिया, यानी क्या कर ली? एक चोरी भी कर ली, एक चोरी भी कर ली। तो इस मामले में पूरे में क्या होगा? इस मामले में ये ताऊ को जो सजा होगी, ये जो इस व्यक्ति को सजा होगी, वो केवल दुष्प्रेरणा के लिए ही होगी, केवल दुष्प्रेरणा के लिए ही होगी। लेकिन इस व्यक्ति को, ये लड़का है, इसे किसके लिए सजा होगी? इसे आग लगाने और चोरी करने के लिए भी सजा दी जाएगी, आग लगाने और चोरी करने के लिए भी सजा दी जाएगी। अब देखो आग लगाई, अब जो इस व्यक्ति की जो मनोवृत्ति थी, इस व्यक्ति की मनोवृत्ति क्या थी कि केवल इस घर में आग लगाने की मनोवृत्ति थी। इस व्यक्ति की मनोवृत्ति क्या थी? केवल इस घर में आग लगाने की। लेकिन इसने क्या किया? इसने 2 काम किए, एक तो घर में आग लगाई, दूसरा क्या किया? इसने चोरी भी कर ली। तो चोरी करने की जो मनोवृत्ति थी वो किसकी थी? वो इस व्यक्ति की थी, ना कि इनकी। ठीक है दोस्तों, तो इनको किसकी दी जाएगी? इनको केवल दुष्प्रेरणा की सजा दी जाएगी। अच्छा जी, अब आता है अध्याय 5 का ए। देखो अभी मैंने पढ़ा था अध्याय 5, अब आता है अध्याय 5 का ए। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं दोस्त मैं। अध्याय 5 का ए, अध्याय 5 के ए में धारा जो है केवल 2 ही धारा हैं, केवल धारा 2 ही हैं, एक तो 120 ए और 120 बी, केवल ये 2 धारा हैं। अब देखो ये जो संबंधित है आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। किससे? आपराधिक षड्यंत्र से। आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित कैसे? मतलब धारा 120 ए में कहा गया है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है और इसमें बताया गया है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ऐसे षड्यंत्र की रचना करेंगे जो कि क्या है? जो एक आपराधिक कार्य से संबंधित है, जो एक आपराधिक कार्य से संबंधित है, वो क्या आएगा? वो आपराधिक षड्यंत्र होगा। क्या होगा? आपराधिक षड्यंत्र होगा। तो धारा 120 ए में सीधा सीधा कहा गया है
कि इसमें या तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। ठीक है दोस्तों, तो धारा 120 में सीधा सीधा क्या कहा गया है, या तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, वो क्या आएगा, आपराधिक षड्यंत्र के विरुद्ध आएगा। समझ में आ गया। अगला देखते हैं धारा 120 का बी, आपराधिक षड्यंत्र के लिए सजा का प्रावधान। आपराधिक षड्यंत्र के लिए सजा का प्रावधान। आपराधिक षड्यंत्र के लिए सजा का प्रावधान, मान के चलो इसमें क्या, इसमें 3 प्रकार की सजा का प्रावधान है। नंबर 1 मृत्युदंड, नंबर 2 आजीवन कारावास, नंबर 3 2 वर्ष से अधिक वाली सजा। 2 वर्ष से अधिक वाली सजा, 2 वर्ष से अधिक वाली सजा। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की सजाओं का प्रावधान है। अब देखो, मान के चलो एक आपराधिक षड्यंत्र रचा गया और जिसमें किसी व्यक्ति की हत्या के बारे में कहा गया, किसी व्यक्ति की हत्या के बारे में कहा गया। अब हत्या के बारे में जब कहा गया तो हत्या का जो सजा होती है वो क्या होती है, मृत्युदंड होता है। ठीक है, मृत्युदंड होता है या आजीवन कारावास होता है। तो उनके तहत ये तीनों प्रकार की सजाओं के बारे में कहा गया है। अगर इनके अलावा मतलब जिसमें मृत्युदंड भी नहीं दिया जाएगा, यानी आपराधिक षड्यंत्र के तहत हमने कोई ऐसा कार्य कर दिया जिसमें ना तो मृत्युदंड दिया जाएगा, ना उसमें आजीवन कारावास होगा और ना ही उसमें 2 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है, तो उस समय पर यहां पर इसके तहत क्या दी जाएगी, 6 माह की सजा दी जाएगी। कितने की, 6 माह की सजा दी जाएगी। समझ में आया। यानी या तो आपराधिक षड्यंत्र में ऐसा अपराध कर दिया जिसमें मृत्युदंड है तो मृत्युदंड दिया जाएगा, यदि ऐसा काम कर दिया जिसमें आजीवन कारावास है तो आजीवन कारावास दिया जाएगा, और यदि ऐसा कार्य कर दिया कि जिसमें 2 वर्ष से अधिक सजा वाले प्रावधान है तो 2 वर्ष से अधिक सजा दी जाएगी। जैसे 3 वर्ष भी हो सकता है, 4 वर्ष भी हो सकता है, 5 वर्ष की सजा भी हो सकती है, 10 वर्ष की भी हो सकती है। यदि इन तीनों में से कोई नहीं है तो सजा कितनी की दी जाएगी, इसके तहत 6 माह की दी जाएगी। समझ में आया। अगला देखते हैं अध्याय 6, राज्य के विरुद्ध अपराध। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अध्याय है, इसको आपको समझना होगा। राज्य के विरुद्ध अपराध धारा 121 से 130 तक की बात करता है इसमें, और धारा 121 से 130 तक की बात करता है। तो धारा 121 में क्या कहना है, धारा 121 कहता है भारत सरकार के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति युद्ध करता है या युद्ध करने का प्रयत्न करता है, या तो कोई व्यक्ति युद्ध करता है या युद्ध करने का प्रयत्न करता है या युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, यानी युद्ध करने के लिए एक दुष्प्रेरणा देता है, तो वो किस में आएगा, वो भारत सरकार के विरुद्ध अपराध करने के अंतर्गत आएगा, यानी 121 धारा के अंतर्गत आएगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान के चलो ये एक व्यक्ति है ए, कौन है, ए है। अब ये क्या करता है, ये व्यक्ति क्या करता है, ये भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करता है, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करता है। किसके अंतर्गत आएगा, ये धारा 121 के तहत आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अब ये व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध तो नहीं करता, दूसरी बात बता रहा हूं मैं, ये क्या करता है, ये व्यक्ति बी को क्या करता है, इसके लिए भड़काता है कि भाई सरकार के खिलाफ युद्ध करो, सरकार के खिलाफ बगावत करो, सरकार के खिलाफ ये करो वो करो। तो ये क्या होगा, ये इस धारा के तहत आएगा। मतलब युद्ध के लिए क्या कर रहा है, ये दुष्प्रेरणा कर रहा है। क्या कर रहा है, ये युद्ध के लिए दुष्प्रेरणा कर रहा है, तो ये किसके तहत आएगा, 121 के तहत आएगा। दूसरी बात, यदि ये व्यक्ति क्या करता है कि ये ए जो व्यक्ति है ये क्या करता है, ये बहुत सारा बारूद इकट्ठा करने लग जाता है। क्या, बारूद इकट्ठा करने लग जाता है
हथियार इकट्ठे करने लग जाता है, बंदूक इकट्ठी करने लग जाता है, यानी बहुत सारे ऐसे ऐसे वस्तु करने लग जाता है, जमा करने लग जाता है जो क्या है, जो आपराधिक कृत्य से संबंधित हैं। बहुत सारी ऐसी वस्तुओं को क्या करने लग जाता है, ये जमा करने लग जाता है। तो ये जो व्यक्ति होगा ये क्या आएगा, तो ये क्या कर रहा है, ये सरकार, ऐसे माना जाएगा कि ये सरकार के खिलाफ युद्ध करने का क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। क्या कर रहा है, युद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि का एक व्यक्ति बहुत सारे ऐसी सामग्री जमा करता है जिससे कि एक आपराधिक मनोभावना, आपराधिक कार्य किया जा सकता है। तो यह किसके तहत किया जाएगा, तो ये 121 धारा के तहत आएगा। ठीक है, अब इसके लिए सजा क्या है, इसके लिए सजा है आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। इसके लिए सजा का प्रावधान ये है। दोस्तों यहां आपको ये समझ में आ गई होगी, 121 धारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं धारा 122। यदि भारत सरकार के खिलाफ इस आशय से यदि कोई व्यक्ति आयुध जमा करता है, भारत सरकार के खिलाफ के आशय से यदि कोई व्यक्ति आयुध जमा करता है, मान के चलो ये एक व्यक्ति है, मैंने जो अभी परिभाषा दी थी, अभी जो उदाहरण दिया था, ये क्या कर रहा है कि ये बहुत सारे आयुध मतलब जमा कर रहा है जिससे कि भारत सरकार से लड़ने की कोशिश की जाए, यानी भारत सरकार के खिलाफ क्या कर रहा है, ये आयुध इकट्ठे कर रहा है या जमा कर रहा है। तो क्या होगा, आयुध मतलब क्या होता है, आयुध मतलब हथियार इकट्ठे करता है। तो ये जो व्यक्ति होगा ये क्या, इस आशय से समझा जाएगा कि ये भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाला है। किस आशय से समझा जाएगा कि ये भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाला है। इसे धारा 122 के तहत सजा दी जाएगी, जो कि क्या होगी, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास। आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास। आगे देखते हैं। अच्छा जी, 123 धारा 123, युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। मतलब मान के चलो ये जो आतंकवादी हैं, आपको दिख रहा है एक आतंकवादी का आपको चित्र दिख रहा होगा, इनका क्या है, इनका भारत सरकार से युद्ध करने का एक आशय है। ये अपने मन में भारत सरकार से युद्ध करने की मनोवृत्ति बना चुके हैं और इनमें से ही ये एक व्यक्ति इनमें से ही है और ये इस व्यक्ति को इस बात की बता देता है। और ये एक भारतीय नागरिक मान सकता हूं इसे, ये भारतीय नागरिक है, इंडियन सिविलियंस है, ये भारतीय नागरिक मान सकता हूं। और ये क्या करता है, इसे बता देता है। अब जब इसने इसे बता दिया, यानी इसको पता पड़ गया और ये इस बात को क्या कर लेता है, छिपा लेता है, इस बात को छिपा लेता है। तो यह माना जाएगा कि इसने जो ये बात छिपाई है, यह इस आशय से छिपाई है कि युद्ध सुकर हो जाए। यानी सुकर का मतलब होता है कि युद्ध होना आसान हो जाए, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध होना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो इसका यह आशय माना जाएगा। समझ में आया? यानी कोई व्यक्ति युद्ध की जो लीकेज है अगर उसे छिपा ले, यानी भारत सरकार के खिलाफ यदि कोई युद्ध करना चाहता है और इस बात को मुझे पता पड़ जाए और मैं इस बात को छिपा लूं, तो मैं धारा 123 के तहत अपराधी माना जाऊंगा। धारा 123 के तहत अपराधी माना जाऊंगा और इसमें जो सजा होगी वो या तो 10 वर्ष होगी या आजीवन कारावास होगा और या फिर जुर्माना होगा। यानी 10 वर्ष या आजीवन कारावास, इसके साथ जुर्माना भी आपका हो सकता है, जुर्माना भी आपका हो सकता है। अगला देखते हैं मेरे दोस्त, धारा 130 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है और इसे अगर हम समझें तो बहुत अच्छा रहे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट धारा है और इसके आपके जीवन से भी संबंधित है। किसी अपराधी को भगाने में सहायता करना, दूसरा आसरा देना या संश्रय देना। मान के चलो कि आपका कोई भाई है, आपका भाई है और आपके भाई है और आप क्या करते हो, अपने भाई को बचाने के लिए
अपने भाई को बचाने के लिए क्या देते हो, उसे किसी अन्य घर में क्या देते हो, आसरा दे देते हो, आसरा दे देते हो, क्या देते हो, आसरा दे देते हो। आश्रय का मतलब क्या होता है, उसे छुपाने की जगह आसरा दे देते हो, जिससे क्या होता है, उसे गिरफ्तार करने में दिक्कत होती है। मतलब कोई व्यक्ति है जो आपका भाई है और ये एक अपराधी है, और आप इसे बचाने के लिए इसे क्या दे देते हो, किसी अन्य घर में आश्रय दे देते हो, जिससे यह पुलिस को गिरफ्तार करने में यानी जब इसे पुलिस गिरफ्तार करेगी तो इसे क्या होगा, पुलिस को दिक्कत होगी। तो गिरफ्तार करने में क्या होती है, एक दिक्कत आती है। तो इस समय आप 130 धारा 130 के तहत क्या होंगे, अपराधी माने जाएंगे। चलो एक बार दोबारा से समझते हैं इसे। मान के चलो ये एक व्यक्ति है जो कि आपका भाई है, और ये क्या है, ये अपराधी भी है, और क्या है, ये आपका भाई भी है। भाई किसका है, बी का भाई है। अब बी इसे बचाने के लिए क्या कर देता है, दोनों अलग अलग घर में रहते हैं, दोनों क्या करते हैं, अलग अलग घर में रहते हैं। बी क्या कर देता है, आसरा दे देता है अपने घर में, आसरा दे देता है। आश्रय का ही मतलब होता है संश्रय, संश्रय का मतलब क्या होता है, आश्रय। आसरा दे देता है। आसरा देने के लिए जब आसरा ये दे देगा तो इसे पुलिस पकड़ेगी, जब अपराधी है तो इसे पुलिस पकड़ना चाहेगी। अब इसे पुलिस पकड़ेगी तो क्या होगा, पुलिस को बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी, ठीक है। और आप इसे क्या बचा रहे हो, आप इसे बचा रहे हो, तो आप 130 के तहत, धारा 130 के तहत क्या होंगे, आप भी अपराधी बन जाओगे। तो धारा 130 में क्या होगा, आप भी अपराधी बन जाओगे। चलो एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये एक व्यक्ति है ए। अब ए जो व्यक्ति है ये क्या करता है, ये इसमें एक बंदा बंद है, जेल में बंद है। अब ए क्या करता है, ए को उस जेल की चाबी मिल जाती है। क्या मिल जाती है, चाबी मिल जाती है। अब जैसे ही ए को चाबी मिली, ए ने क्या किया, ए अंदर गया इससे मिलाई करने, और उस चाबी को इस बंदे को देके आ जाता है। अब इस बंदे को देके आ जाता है और ये रात को मौका देखकर जेल से भाग जाता है। देखो भाग रहा है ना ये बेचारे, ये देखते हुए रह जाते हैं बेचारे, पुलिस वाले क्या करें बेचारे, है ना, ये देखते हुए रह जाते हैं, तो ये भाग जाता है। अब ये भाग गया तो इसमें ये तो अपराधी है, ये इसे तो पुलिस पकड़ेगी, लेकिन ये भी किसका जाएगा, ये धारा 130 के तहत, धारा 130 के तहत क्या बन जाएगा, अपराधी बन जाएगा। और इसकी जो सजा है वो आजीवन या 10 वर्ष का कारावास या जुर्माना भी देय हो सकता है। या तो आजीवन होगी या 10 वर्ष का कारावास होगा या जुर्माना भी देय हो सकता है। समझाए दोस्तों। अगला देखते हैं, अध्याय 7 में अगर बात करूं मैं तो अध्याय 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेना के विरुद्ध अपराध। सेना के विरुद्ध अपराध की बात किसमें करता है, अध्याय 7 में करता है। और इसमें क्या दिया गया है, धारा 131 से लेकर धारा 140 तक। धारा 131 में क्या कहा गया है, धारा 131 को देखते हैं। जो कोई सेना के अधिकारी या सैनिक, यानी सेना का मान के चलो अधिकारी है, मैं बात करता हूं, ये एक व्यक्ति है ए जो क्या है, सेना का अधिकारी है, क्या मान सकता हूं मैं, सेना का अधिकारी। और एक व्यक्ति है बी, इसे क्या मान सकता हूं मैं, सैनिक। क्या मान सकता हूं, सैनिक मान सकता हूं, ठीक है। सेना के अधिकारी या सैनिक को विद्रोह करने के लिए दुष्प्रेरित करे। और एक व्यक्ति ये है सी, और ये क्या है सी, ये आम नागरिक मान लो, क्या मान लो, इसे आम नागरिक मान लो। अब ये क्या करता है कि सेना के या तो अधिकारी को या सैनिक को विद्रोह करने के लिए क्या करता है, दुष्प्रेरित करता है। विद्रोह करने के लिए दुष्प्रेरित करे या फिर उनके कर्तव्य निष्ठा से विचलित करने का प्रयास करे। या तो
इनसे कहे कि भाई एक काम करो, आप विद्रोह कर दो, आप विद्रोह कर दो, तो क्या होगा, विद्रोह करे, या तो कहे या इन्हें अपनी जो निष्ठा है, जो अपने कर्तव्य की निष्ठा है, जो अपने कर्तव्य की निष्ठा है उससे विचलित करे, यानी उन्हें ड्यूटी करने से मना करे। ठीक है, कोई आतंकवादी आ रहा है और सैनिक खड़ा है, उससे कहेगा इसमें गोली मत मार, भाई उसका जो कर्तव्य होता है, सैनिक का जो कर्तव्य होता है वो देश की रक्षा करना होता है, उससे देश की रक्षा करने के लिए उससे मना करे, तो अपने कर्तव्य से क्या कर रहा है, उसके कर्तव्य से क्या कर रहा है, निष्पादित कर रहा है। ठीक है, यानी कर्तव्य निष्ठा से विचलित करे तो ये क्या होगा, यह व्यक्ति अपराधी माना जाएगा। क्या माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा धारा 131 के तहत। धारा 131 के तहत क्या माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। और इसकी जो सजा होगी या तो आजीवन होगी या 10 वर्ष का कारावास होगा, या तो आजीवन सजा हो सकती है या 10 वर्ष का कारावास हो सकता है। यानी मिनिमम सजा जो होगी वो 10 वर्ष की होगी और जो मैक्सिमम होगी वो आजीवन कारावास होगी। समझ में आया दोस्तों। अगला देखते हैं धारा 132। जब कोई व्यक्ति भारतीय सेना के किसी अधिकारी या सैनिक को विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित करे या और यह विद्रोह सफल हो जाए तो वह व्यक्ति अपराधी होगा। देखो इसमें क्या होगा कि मान के चलो, अभी जो मैंने पिछली धारा बताई थी 131, उसमें क्या था कि उसमें जो व्यक्ति था वो दुष्प्रेरित कर रहा था, दुष्प्रेरणा दे रहा था कि आप विद्रोह करो। लेकिन इसमें क्या हुआ, धारा 132 में उस दुष्प्रेरणा को पाकर जो सैनिक था या अधिकारी था उसने क्या किया, उसने विद्रोह कर दिया। उसका विद्रोह क्या हो गया, सफल हो गया, यानी उसकी जो प्रेरणा थी वो सफल हो गई। तो वो क्या होगा, इसके तहत क्या होगा, अपराधी होगा। तो वह व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति भी अपराधी होगा। जब सैनिक विद्रोह करेगा तो सैनिक तो अपराधी होगा ही होगा। जब सैनिक विद्रोह करता है तो वो अपराधी बन जाता है। कोर्ट मार्शल वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो सैनिक कोर्ट में होती हैं। भारत सेना अधिनियम 1950 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति इस दुष्प्रेरणा को दे रहा है वह भी क्या होगा, वह भी अपराधी होगा। और उसकी जो सजा होगी वो क्या होगी, मृत्युदंड। क्या होगी, मृत्युदंड। मतलब 131 में कोई अगर दुष्प्रेरणा देता है तो अपराधी होगा, और 132 में यदि दुष्प्रेरणा देने के बाद और वह सफल हो जाती है, विद्रोह की दुष्प्रेरणा देने के बाद में वो सफल हो जाती है, तो वो क्या होगा, वह फिर अपराधी होगा और उसमें मृत्युदंड का सजा सुनाई जाएगी। अगला देखते हैं धारा 140। सेना की वर्दी पहनने पर अपराध माना जाएगा। अब धारा 40 में क्या कहा गया है, धारा 40 नहीं है मेरे दोस्तों, ये 140 है। 140 है, 40 हो गई है। ठीक है, सेना की वर्दी पहनने पर भी अपराध माना जाएगा। अब पहनना मत, अब समझ लो ढंग से कैसे, है ना। देखो समझते हैं, मान के चलो ये एक व्यक्ति ए है जो कि क्या है, सेना में कार्यरत है, सेना में कार्यरत है, और इसका एक भाई है बी, इसका भाई बी है, ए का भाई है ये। अब ये क्या करता है, ए जब अपने घर आता है तो ये अपनी वर्दी को उतार कर रख देता है। अब इसने अपनी वर्दी उतार कर रखी और नॉर्मल कपड़े पहन लेता है। अब ये क्या करता है, ये जो भाई है इसकी वर्दी को पहनकर बाजार में चला जाता है, और यह पता पड़ जाता है बाजार में जाने के बाद में कि ये सेना में नहीं है, ये सेना में कार्यरत नहीं है, और यह वर्दी बेमतलब में पहनकर डोल रहा है। तो ये क्या माना जाएगा, ये फिर अपराधी माना जाएगा। ये अपराधी माना जाएगा 140 के तहत, धारा 140 के तहत। और इसमें जो सजा का प्रावधान है वो मैक्सिमम 3 माह का सजा का प्रावधान है, और 100 रुपये जुर्माना भी लगेगा। यानी सेना की अगर वर्दी पहनोगे आप बेमतलब में, यानी आप सेना में कार्यरत नहीं हो और आप सेना की वर्दी पहनते हो, तो आपको 3 माह की सजा और 100 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। समझ में आया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अध्याय 8,
अध्याय 8 में धारा 141 से 160 तक की बात करता है और बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, क्योंकि इसमें दंगा जो बलवा है, ये सारी चीजें आती हैं, तो इसे ढंग से समझते हैं। इसमें क्या है, लोक शांति के विरुद्ध अपराध, लोक शांति के विरुद्ध अपराध। 141 में क्या कहा गया है, विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव। देखो इसके अंतर्गत पहली बात 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, विधि विरुद्ध जमाव से मतलब क्या है, माना कि चलो कोई व्यक्ति गैर कानूनी काम के लिए क्या हो जाते हैं, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जमा हो जाते हैं या जमाव हो जाते हैं, तो वो क्या आएंगे, वह 141 धारा 141 के तहत क्या आएंगे, धारा 141 के तहत क्या होंगे, वो अपराधी माने जाएंगे, अपराधी माने जाएंगे। देखो अभी बताऊंगा मैं धारा 144। धारा 144 आपने सुनी होगी, जो कि सीआरपीसी की है या आईपीसी की नहीं है, ठीक है। उसमें आपने सुना होगा कि 4 से ज्यादा व्यक्ति कहीं जाते हैं धारा 144 के अंतर्गत, तो वो सीआरपीसी की धारा है ना कि आईपीसी की। सीआरपीसी की अलग है, आईपीसी की अलग है, ठीक है। तो यहां 5 या 5 से अधिक व्यक्ति यदि किसी ऐसे आशय से, यानी किसी ऐसी मनोवृत्ति से जो कि आपराधिक हो, जो कि गैर कानूनी हो, यदि इकट्ठे होते हैं तो क्या होगा, वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। धारा 143 में विधि विरुद्ध जमाव के लिए सजा का प्रावधान है, जो कि 6 माह की सजा का प्रावधान दिया गया है, 6 माह की सजा का प्रावधान होगा। धारा 146, धारा 146 में बलवा, धारा 146 में बलवा परिभाषित किया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बलवा, ठीक है। बलवा में क्या होता है, बलवा में भी 5 व्यक्ति से अधिक होते हैं। मैं बताता हूं, 1 मिनट। मान के चलो मैं एक उदाहरण देता हूं कि 4 व्यक्ति ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी और डी। अब ये 4 व्यक्ति एक चाय वाले की दुकान पर चाय पी रहे हैं, और एक व्यक्ति जो कि ई है, और ई को भी ये क्या बोल अपने पास बुला लेते हैं फोन करके, ई को भी अपने पास फोन करके बुला लेते हैं। अब चाय पीते पीते इनके माइंड में, ए और बी के माइंड में एक अपराध करने के लिए मनोवृत्ति आई, और ये क्या सोचते हैं कि एक कार जा रही है कि एक काम करते हैं, इस कार को हम सब क्या कर लेते हैं, इस कार को छिना लेते हैं। तो ए और बी के माइंड में क्या आई, ये मनोवृत्ति आई। अब ये 3 है, डी, ई और सी, इन्होंने ना तो हां किया और ना ही ना किया, मतलब इन्होंने अपनी जो मौन स्मृति थी, ठीक है, जो मौन थी, मतलब इन्होंने ना तो हां किया, यानी इनकी जो इनका माना जाएगा कि इन्होंने मौन स्मृति में क्या कह दिया, इन्होंने हां कह दिया, ठीक है। तो ए और बी क्या करते हैं, ए कहता है कि चल भाई एक काम करना, तू जाके इसके थप्पड़ मारना और मैं पीछे से जाऊंगा और मैं इसकी चाबी को लेकर और इसकी गाड़ी को लेकर भाग जाऊंगा। ये क्या कर देते हैं, ये इस अपराध को कर देते हैं, ये पांचों मिलकर इस अपराध को कर देते हैं। तो ये क्या माना जाएगा, यही बलवा माना जाएगा, यही बलवा माना जाएगा। बलवा में एक स्थिति और है कि बलवा में सिर्फ एक पक्ष ही सक्रिय होता है और दूसरा पक्ष क्या होता है, निष्क्रिय। अब इस व्यक्ति को, जो कार वाला व्यक्ति था, इसे पता था कि ये मेरी कार को लूटने आ रहे हैं या मेरी कार को लूटने आ रहे हैं, इसको नहीं पता था ना। तो ये क्या होगा, यहां पे एक पक्ष क्या होगा, निष्क्रिय होगा और एक पक्ष क्या होगा, सक्रिय होगा। तो 1 मिनट, धारा 147 में बलवा के लिए दंड का प्रावधान है, जिसमें 2 वर्ष का या जुर्माने की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। शायद आपको बिना लाइव के अच्छा भी ना लगा हो, तो देखते हैं आपका रेस्पॉन्स कैसा आता है, नहीं तो फिर लाइव चला सकते हैं इसे। ओके, जय हिंद साथियों।